इस मुक्ताकाशी गोष्ठी में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। मैं आप लोगों को जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको बताने से पूर्व ये बता दूं कि आज का जो कार्यक्रम है वो नागार्जुन की, जिन्हें हम जनकवि कहते हैं और प्यार से बाबा कहते हैं, उनके ऊपर, उनकी कविताई के ऊपर और सिंदूर तिलकित भाल और हरिजन गाथा, ये दो कविताओं के मार्फत प्रगतिशील काव्यधारा के अनुशीलन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख वक्ता हैं अमित भैया। और इस कार्यक्रम को की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम पसंदीदा कविताओं का पाठ होगा। सुधी श्रोताओं से निवेदन है कि जिनकी जो कविता पसंदीदा है नागार्जुन की, वो कविता कृपया मंच पर लाके पढ़ें। उसके उपरांत एक सिंदूर तिलकित भाल का गीतात्मक उसकी प्रस्तुति होगी और उसके उपरांत 1 घंटे का व्याख्यान चलेगा। उसी दौरान आप जो प्रश्न आपके मन में आते हैं उसको कृपया पूर्वक नोट कर लें और कार्यक्रम के अंत में अपने प्रश्नों को सहज भाव से पूछें। तो समय ज़ाया न करते हुए सर्वप्रथम बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए आदित्य तिवारी जी को। पढ़ रहे हैं नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता लाज शर्म रह गई न बाकी। आदित्य तिवारी जी। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी के समक्ष बाबा की लाज शर्म न रह गई न बाकी कविता की आवृत्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। लाज शर्म रह गई न बाकी, गांधी जी के चेलों में फूल नहीं लाठियां बरसती राम राज की जेलों में। भैया लंदन ही पसंद है आज़ादी की सीता को, नेहरू जी अब उम्र गुजारेंगे अंग्रेज़ी खेलों में। लाज शर्म रह गई न बाकी गांधी जी के चेलों में। अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी है। जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है। गांव गांव की, शहर शहर की, जिले जिले की, सूबों की, कांग्रेस के अंदर घुस आए जितने भी अत्याचारी हैं। अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी हैं। लंदन वॉशिंगटन जा रहे उड़ उड़ कर अब नेतागण, दुनिया भर के बदमारों से करवाने को गठबंधन। झुकी जय जयकार मची है, सच कह दूँ भैया मैं तो तंग आ गया सुनते सुनते वतन फरोशी का कीर्तन। लंदन वॉशिंगटन जा रहे उड़ उड़ कर अब नेतागण। खादी ने मलमल से अपनी 60 गांठ कर डाली है। बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। जोर जुल्म की आंधी चलती, बोल नहीं कुछ सकते हो। समझ ना पाता हूँ कि हुकूमत गोरी है या काली है। खादी ने मलमल से अपनी 60 गांठ कर डाली है। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेज़ी अमरीकी जोंकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। हिंद आजकल अमेरिका से बंदूकें मंगवाता है। 2 मैन ही मानो इस धरती का भाग्य विधाता है। पूछो जाकर बतलाएंगे तेलंगाना के मजलूम, राम राज से कुंभकर्ण का रावण का क्या नाता है। हिंद आजकल अमेरिका से बंदूकें मंगवाता है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है।
सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। नेताओं की नीयत बदली, फिर तो अपने ही हाथों भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। नींद न आती प्रभु पटेल को, मन में भारी हलचल है। बागी भूखों के गुस्से से खौल रहा गंगा जल है। चीन समूचा लाल हो गया, अब है भारत की बारी। वतन फरोश न जीत सकेंगे, यह जनता का दंगल है। नींद न आती प्रभु पटेल को, मन में भारी हलचल है। वतन नहीं है खतरे में है ये नेतागण। रंग धूल रहा स्यारों का, अब कौन करेगा पालागन। सच कहने वालों को भैया पुलिस पकड़ ले जाती है। चापलूस ही करते हैं इन मिनिस्टरों का अभिनंदन। वतन नहीं है खतरे में है ये नेतागण। गांधी जी की कस्में खा कौन किसे ठग सकता है। ठंडा चूल्हा फूटी हांडी, नहीं कहीं कुछ पकता है। दिल्ली लखनऊ कलकत्ते से चिकनी चुपड़ी बोली में, रेडियो वाला शाम सवेरे जाने क्या क्या बकता है। गांधी जी की कस्में खा कौन किसे ठग सकता है। गांधी जी की कस्में खा कौन किसे ठग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अतिशय प्रभावपूर्ण आपकी शैली थी। नागार्जुन की राजनीतिक व्यंग प्रधान ये रचना, मोहभंग के बाद की रचना। देखिए, नागार्जुन की जो राजनीतिक सूझबूझ है उसको क्या कहें। ये तब की कविता है जब खुद पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के रहने के बाद उनका निधन हो गया, उसके उपरांत भी उन्होंने कविता नेहरू जी पे लिखी है, तुम रह जाते 10 साल। और उस कविता में किस प्रकार से उनके गुणों का विवेचन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बुला रहे हैं अपने आदित्य साव जी को बुला रहे हैं, जो कविता उनकी बहुचर्चित कविता है अकाल, और उसके बाद जो पहले अकाल दो दृश्य के नाम से छपना था, बाद में अकाल और उसके बाद नाम से छपी कविता। आदित्य साव जी आएँ और अकाल और उसके बाद प्रस्तुत करें। आइए। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं अभी नागार्जुन की कविता का पाठ करने वाला हूं, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। यह उनकी बहुत ही चर्चित कविता है, तो प्रारंभ करता हूं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ये कविता, जो अत्यंत प्रभावपूर्ण है। दो दृश्य जो खींचे गए हैं साधारण बिंबो चित्रों के माध्यम से, आम जनजीवन, यही कारण है कि उन्हें जन कवि कह के पुकारा गया। अब इसके उपरांत जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं, वेद प्रकाश जी आ रहे हैं, जो कविता प्रस्तुत कर रहे हैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। बहुत ही सुंदर कविता है। आइए प्रस्तुत कीजिए वेद प्रकाश जी। मैं वेद प्रकाश, आज के संगोष्ठी में मैं नागार्जुन की कविता वह दंतुरित मुस्कान का पाठ करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है।
तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतकों में डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतकों में डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात माने कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगा पड़े से फलिका के फूल। बाँस था कि बबूल, से फलिका मतलब हर सिंगार। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष में बिना टक देखते हुए, एक टक बिना पलक झपकाए हुए देखते हुए, एक टक लगातार देखते हुए। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न मैं पाता जान। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियाँ माँ की कराती है मधुपर्क। मधुपर्क मतलब पंचमृत, चरणामृत जिसे बोलते हैं हम, जैसे 5 तत्व रहते हैं वो लोग। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें 4। वह तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। धन्यवाद। बाबा ने वत्सलता का कैसा अनुपम दृश्य खींचा है, साधारण शब्दों में अन्यतम कीर्ति। इसके उपरांत अब कविता पाठ के लिए आ रहे हैं चंदन कश्यप। कविता इन्होंने चुनी है कालिदास सच सच बतलाना। आइए चंदन कश्यप जी। नमस्कार, मैं चंदन कश्यप। नागार्जुन जी की कविता है कालिदास सच सच बतलाना। मैं उसका काव्य पाठ करूंगा। कविता सुनिए। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उठता, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे। यक्ष रोया यक्ष की तुम रोए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय के महान कवि नागार्जुन अपनी जिस परंपरा का वहन कर रहे हैं, संस्कृत की उस महान, क्योंकि नागार्जुन भी संस्कृत के कवि हैं। नागार्जुन एक साथ 4 भाषाओं के कवि हैं, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत और हिंदी। तो उनको अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, काव्यानुभूति से पूर्व आत्मानुभूति की बात। और इसके उपरांत अब दिव्यांशु झा जी आ रहे हैं, उनकी एक और राजनीतिक कविता इंदु जी को लेकर। आइए इसका पाठ कीजिए। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांशु झा और आज नागार्जुन जी की एक कविता है जिसको हम व्यंग्यात्मक कविता भी बोल सकते हैं। इंदु जी क्या हुआ आपको। ये कविता लिखी गई थी जब
श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने जब आपातकाल घोषित किया था उस वक्त की ये कविता है। और बिहार में उस वक्त छात्र आंदोलन, जिसे कि जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उसी वक्त चालू हुआ था। तो ये उस समय की कविता लिखी गई है। तो मैं इसका काव्य पाठ करना चाहूँगा कि इंदु जी क्या हुआ आपको, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख लोग हैं दंग, आपकी चाल ढाल देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग। इंदु जी हुकूमती नशे का कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूँ भला भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको। अंट संट बक रही जनून में, शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बचपन में गांधी के पास रहीं, तरुणाई में टैगोर के पास रहीं, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, रानी महारानी आप नवाबों की नानी आप, रानी महारानी आप नवाबों की नानी आप। नफ़ाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, नफ़ाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप। काले बाजार की कीचड़ आप काई आप, काले बाजार की कीचड़ आप काई आप। सुन रही गिन रही, गिन रही सुन रही, सुन रही सुन रही, गिन रही गिन रही। हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को। सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। धन्यवाद। जनकवि बाबा नागार्जुन की जो कविता है वो जन आंदोलनों की धड़कन की कविता है। मैं आपको कहूं कि जो साहस उन्होंने दिखाया है कभी कभी दुस्साहस के हद तक भी गया है, और इतना करारा व्यंग शायद हिंदी में नागार्जुन इसीलिए कबीर की परंपरा के वाहक हैं, और साथ ही नज़ीर की परंपरा के भी, क्योंकि जो विषय उन्होंने चुना है अपने काव्य के लिए, वो विषय इतना जनसाधारण से घुला मिला और जन सामान्य के जीवन से इतना घुला मिला है कि उसको शायद ही कविता के लिए उपयुक्त कभी माना गया हो। जैसे उन्होंने कटहल पे कविता लिखी है मैथिली में, उनका जो संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ में, आहा केहन नीक पकल छे ई कटहल। तो एक कवि का जो बाल मन है, देखिए कि एक कटहल के पक जाने पर कितना भाव विह्वल हो जा रहा है। तो और बात जेपी के आंदोलन की, जेपी के आंदोलन के बाद उन्होंने महसूस किया कि जो जेपी का आंदोलन है वो गलत दिशा में जा, तो 75 में जो उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है, 80 में जाके 75 में उन्होंने भाग लिया, और 80 में जो है रियलाइज़ भी उन्हें हुआ, जो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, उन्होंने लिखा है। और उस एक जगह इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा भी है कि जो जन आंदोलन या जनता के साथ रहने से जो मनोद्रव्य सृजित होता है, वो मनोद्रव्य असल में कहीं गायब सा हो गया था इस आंदोलन में, जो कि एक मिथकीय ढंग से चलाया गया। तो खैर वो राजनीतिक बात है, उसे छोड़ देते हैं। अब जो अगली कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं, वो हैं हमारे बड़े भैया हैं सोनू शर्मा जी। उनको मैं बुला रहा हूँ। एक बेहद अलौकिक बढ़िया कविता है, घिन तो नहीं आती। आइए। ठीक है।
जनकवि बाबा नागार्जुन कलकत्ता यात्रा के दौरान मज़दूर की पीड़ा को किस तरह से महसूस करते हैं, उन्होंने इस कविता में रेखांकित किया है। कविता का शीर्षक है घिन तो नहीं आती है। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचका, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ, छूती है निगाहों को कत्थई दांतों की मोटी मुस्कान, बेतरतीब मूँछों की थिरकन, सच सच बतलाओ घिन तो नहीं आती है, जी तो नहीं कुढ़ता है। कूली मज़दूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है साब का, थके मांदे जहाँ तहाँ हो जाते हैं ढेर। सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन, आकर ट्राम के अंदर पिछले डब्बे में। बैठ गए हैं इधर उधर तुमसे सटकर, आपस में उनकी बतकही, सच सच बतलाओ नागवार तो नहीं लगती है, जी तो नहीं कुढ़ता है, घिन तो नहीं आती है। दूध सा धुला सादा लिबास है तुम्हारा, निकले हो शायद चौरंगी की हवा खाने, बैठना था पंखे के नीचे अगले डब्बे में। ये तो बस इसी तरह लगाएंगे ठहाके, सूरती फाकेंगे, भरे मुँह बातें करेंगे अपने देश कोस की, सच सच बतलाओ अखड़ती तो नहीं इनकी सोहबत, जी तो नहीं कुढ़ता है, घिन तो नहीं आती है। शुक्रिया। आज माननीय श्री अमित भैया द्वारा जो व्याख्या जिस कविता की होनी है, सिंदूर तिलकित भाल और उसके साथ हरिजन गाथा के उसकी अंतरात्मा को समझने के लिए कविता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसकी अंतर वस्तु है वो इससे मिलती जुलती ही है। जो मध्यवर्गीयता का बोध है, उसमें जो झूठा सफ़ेद पोश सज्जन बन के घूमने वाला जो मध्यवर्ग है, और उस मध्यवर्ग ने क्या बर्ताव किया है, उस पर यह कविता आधारित थी। अब काव्य पाठ की श्रृंखला को समाप्त करने और एक तरह से इसे पूर्ण करने के लिए बड़े भैया नीरज छिलवार जी आ रहे हैं प्रतिबद्ध हूँ नामक नागार्जुन की कविता को लेकर। मंच को सादर नमन। मंच पर आया हूँ, नीरज मेरा नाम है। आप सभी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अभी इस समय जो चल रहा है, कवि वास्तव में क्या होता है, नागार्जुन को अगर हम देखते हैं उनका जीवन चरित्र, सही मायने में कवि मैं उन्हीं को मानता हूँ। मेरे प्रिय कवियों वर्ग में से एक कवि नागार्जुन जी भी हैं, जिन्हें मेरे को बचपन से पढ़ते हुए ऐसा एहसास होता है, अगर कोई कवि की तस्वीर बनती है तो निश्चित रूप से निसंदेह नागार्जुन जी हैं। तो सच है गाते गाते, जंत पंक्तियां हैं कि सच है गाते गाते हम भी कुछ मशहूर हुए, सच है गाते गाते हम भी कुछ मशहूर हुए, इससे पहले पल पल चकनाचूर हुए, चाहे दर्द अपना हो या ज़माने का, हमने वक्तव्य तब तब दिया जब जब दिल मजबूर हुए। वास्तव में जो कवि हैं नागार्जुन, उनकी कलम ये बात बयां करती है कि जब जब दिल मजबूर होंगे, जब जब कवि और लेखकों की कलम उठेगी और एक ऐसा इतिहास लिख देगी जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तो ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए मैं सीधा कविता पे आता हूँ, क्योंकि समय की सीमा को भी ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं छोटी छोटी कविता पढ़ूंगा, 2 कविताएं छोटी छोटी, और उनकी कोई व्याख्या नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या है। कि खड़ी हो गई चाप के कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक,
धन्य धन्य वै धन्य वै शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक, शासन की बंदूक। 1966 में ये कविता आई थी। अब इसके बाद एक कविता पढ़कर मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। कवि अपने आप को किस तरह प्रतिबद्ध महसूस करता है, प्रतिबद्ध होता है। प्रतिबद्ध हूँ मैं, प्रतिबद्ध हूँ मैं, संबद्ध हूँ मैं, प्रतिबद्ध हूँ मैं, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ मैं बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्वा की आवाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ के भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतधा प्रतिबद्ध हूँ। संबद्ध हूँ, जी हाँ संबद्ध हूँ, सचर अचर सृष्टि से, शीत से, तप से, धूप से, ओस से, हिमपात से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, घृणा से, हर्ष से, शोक से, उमंग से, आक्रोश से, निश्चय अनिश्चय से, संशय से, भ्रम से, क्रम से, व्यतिक्रम से, निष्ठा अनिष्ठा से, अनास्था से, आस्था से, संकल्प से, विकल्प से, उत्थान से, पतन से, प्रकाश से, तिमिर से, दंभ से, मान से, अणु से, महान से, लघु लघुत्तर लघुत्तम से, महाविशाल से, पल अनुपल से, काल महाकाल से, पृथ्वी पाताल से, ग्रह उपग्रह से, निहारिका जल से, रिक्त से, शून्य से, व्याप्ति से, अव्याप्ति से, महाव्याप्ति से, अथ से, इति से, अस्ति से, नास्तिक से, सब से और किसी से नहीं, और जाने किस किस से संबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा संबद्ध हूँ। रूप गंध और स्पर्श से, शब्द से, नाद से, ध्वनि से, स्वर से, इंगित से, आकृति से, सच से, झूठ से, दोनों की मिलावट से, विधि से, निषेध से, पुण्य से, पाप से, उज्जवल से, मलिन से, लाभ से, हानि से, गति से, अगति से, प्रगति से, दुर्गति से, यश से, कलंक से, नाम दुर्नाम से संबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा संबद्ध हूँ मैं। आबद्ध हूँ, जी हाँ आबद्ध हूँ मैं, स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन की पलकों की कोर में, सपनील रात के भोर में, बहुरूप कल्पना रानी के आलिंगन पाश में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में, लाख लाख मुखड़ों के तरुण हुलास में आबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा आबद्ध हूँ मैं। नमस्कार। एक बार मेरे आग्रह पर जोरदार ताली बजाइए आप लोग। जितनी आभा में उपस्थिति भैया की है उससे कहीं अधिक ओज में इनकी काव्य प्रस्तुति रही। और अब जो है अब जो कविता इन्होंने पढ़ी, प्रतिबद्ध हूँ, एक प्रकार से कहें तो मुझे लगता है कि नागार्जुन के समूचे काव्य का ये मैनिफेस्टो है, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता किस किस चीज़ से है और किससे नहीं, कवि ये भी बताता है। और यही प्रतिबद्धता जो है नागार्जुन की, ये उनकी जो है जन चेतना और जन कवि होने का प्रथम सोपान है। अब इसके उपरांत मैं एक बार मैनेजर पांडे को सुन रहा था, वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पांडे, उन्होंने एक जगह कहा है कि जब कविता में संगीत मिल जाए तो कविता की आयु बढ़ जाती है। ठीक ही भी है, जैसे विद्यापति को आज अंचल अंचल में गाया जाता है मिथिला में, और उसी प्रकार से मीरा, कबीर,
ये जो गीतात्मकता उनमें है। तो उसी की उसका एक छोटा सा मिसाल लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। मणिदीप मिश्रा जनसंचार विभाग में अध्ययनरत हैं और उनकी जो कविता है सिंदूर तिलकित भाल, जिसकी आज वो होनी चाहिए, जिसके मार्फत आज चर्चा होगी, उसके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं मणिदीप मिश्रा। आइए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मणिदीप मिश्रा है। इस गीत को मैंने संगीत में आज सुबह ही पिरोया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सामने इसको गाने में मैं सक्षम रहूँ, तो प्लीज़ तालियों के साथ इसका बीच बीच में आप लोग साथ देते रहिएगा। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता है दूसरों से काज, कौन है वह एक व्यक्ति जिसको न पड़ता है दूसरों से काज। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए उच्छ्वास। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। धन्यवाद। मेरे एक छोटे से अकिंचन आग्रह पर बड़े भैया ने आज के कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की और अपना व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि उनका शोध जो है वो नागार्जुन और उनके जन आंदोलनों से संबंधित है, तो इस विषय विशेष पर आज के अधिकृत वक्ता माननीय भैया श्री अमित प्रभाकर जी को मैं सहृदयता से आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के हमारे ज्ञान में इजाफ़ा करें, वृद्धि करें। भैया श्री अमित प्रभाकर। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यह पंक्ति बैनर पर भी लगी है और अच्छा लगा जब आप लोगों ने याद किया। मुझे लगता है कि यह क्रम चलना चाहिए और जो लोग शोध कार्य कर रहे हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। तो आज ख़ास तौर से हम लोग, खासकर मुझे जो सूचना मिली तो सिंदूर तिलकित भाल कविता नागार्जुन की और एक कविता हरिजन गाथा दूसरी
2 कविताएं मिली। तो हम सोच रहे थे कि एक कक्षा में जिस तरह से बच्चों के साथ संवाद होता है, एक तरह से कहें कि कविता किस तरह से, जैसे हरिजन गाथा 3 भाग में है कविता, और सिंदूर तिलकित भाल छोटी कविता है। सिंदूर तिलकित भाल का अभी हम लोगों ने एक तरह से पाठ ही सुना, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से ये मास्कॉम वाले भाई साहब उसका पाठ कर रहे थे, बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। पूरी तरह से कहें कि एक आवेग के साथ नागार्जुन अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि नागार्जुन मिथिला के तरोनी ग्राम के थे। उन्होंने सिंदूर तिलकित भाल जो कविता है वह अपनी पत्नी अपराजिता, उनकी पत्नी का नाम है, उनकी याद में उन्होंने लिखी है। यह एक बात स्पष्ट हो गई। इस कविता में जब पत्नी को वह याद कर रहे होते हैं तो उस क्रम में वहाँ जो मैथिली ग्राम है, मिथिला क्षेत्र है, वहाँ की लीचियाँ, वहाँ के आम, तरोनी, वह जगह, सब कुछ का एक तरह से बड़े मनोयोग के साथ स्मरण कर रहे होते हैं। मैं कुछ पंक्ति इसलिए देखकर कह रहा हूँ कि इससे बात जो है थोड़ी जुड़ेगी, बढ़ेगी बात। हम सब जानते हैं कि आरंभ में ही, कविता के आरंभ में, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यह किस तरह, ये देखिए, इस विषय पर मैं विचार कर रहा था, आप सभी विचार करें, पता नहीं किसी की नज़र गई कि नहीं। सिंदूर तिलकित भाल जो शीर्षक है, उस शीर्षक में सिंदूर तो स्पष्ट है, तिलकित भाल क्यों लिखा नागार्जुन ने, यह बहुत विचारणीय है। सीधे लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे। देखिए, तिलक जान रहे हैं, तिलकित भाल यानी भाल ये मस्तक, उस पर सिंदूर लगाया जाता है। और सिंदूर हम सब जानते हैं कि एक भारतीय परंपरा में जो स्त्री का एक तरह से लोक में है वह, और हम सब जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोक परंपरा है और उसके प्रति जो राग है उसका बड़ा सुंदर सामंजस्य है। तो यह तिलकित भाल है। यहाँ से आप देखेंगे माँ के माथों, मतलब जो हम लोग घर जाते हैं छठ वगैरह में या पूजा में, यहाँ तक देखिएगा, जिसको यहाँ सिंदूर नाक से ले करके जो मांग तक तिलक हो उसको तिलकित बोलते हैं। मुझे लगता है इस पर किसी ने विचार किया कि नहीं, ये नई बात आज मैं सोच रहा था। हो सकता हूँ मैं कितना सही हूँ, यह विचारणीय है। तो एक दृष्टि यह है। दूसरी की उस समय यह 1943 की कविता है, यह इस दौर की कविता है जिसके आसपास नागार्जुन 1943 में नागार्जुन के पिता का निधन हो गया था। उनके पिता गोकुल मिश्र, उन्होंने जिस तरह से इस कविता में अपने गांव को याद किया, तो यह मैं सोच रहा था कि उनकी पिता की जो करुणा है और जो गांव का प्रेम है वो किस रूप में, पत्नी के रूप में, या वहाँ तो कविता में तो पत्नी की याद कर रहे हैं वो, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि एक कवि किस तरह का होता है कि वह दूर रहने के बाद भी पत्नी की बहुत याद उनको आ रही है। अक्सर देखेंगे आप हिंदी कविता में कि प्रेमिका की याद आती है, क्या अक्सर यही ना होता है? कवि को देखिएगा प्रेमिका की याद आ रही है। हमारा नागार्जुन, मुझे लगता है, आप लोग बताएं खुद किस तरह का कवि है, या कहूँ कि विरले ऐसे कवि हैं जो इस तरह से पत्नी को याद कर रहे हैं। यह इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है यह कविता। देखिए किस तरह से है कि चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। सहयोग किसको नहीं चाहिए, सहवास किसको नहीं चाहिए। अभी भी सहवास है हम लोगों का, सहयोग है तब कुछ हो पा रहा है। यानी एक निराशा है, इस कविता के दौरान एक निराशा भी व्यक्त कर रहा है कवि। आप देखें कि कवि की यह खासियत है, इसी कविता के आधार पर शीर्षक में लिखा था उन्होंने कि प्रगतिशील का अनुशीलन, यही था ना।
हाँ, तो एक तरह से मैं उसका अनुशीलन ही कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ बातों को कि देखिए कि कभी हर्ष भी है उनके पास और विषाद भी है, दुख भी है और सुख भी है। यानी बहुत कम कवि ऐसे होते हैं कि वो एक साथ जन्म पर भी कविता लिख सकता है और मृत्यु पर भी कविता लिख सकता है। यह द्वंद्व नागार्जुन की पूरी रचना धर्मिता में दिखाई देता है। आप यह देखें कि जो पंत जिस समय छायावादी कवि सब लोग जान रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने लिखा जब कि भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला श्यामल, तो मैं उस कविता को याद कर रहा था, इस कविता को, जब नागार्जुन इसी कविता में सिंदूर तिलकित भाल में लिख रहे थे कि याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। यानी देखिए शस्य श्यामल, वहाँ श्यामल कहा पंत ने। यह परंपरा एक तरह से देखिए किस तरह से कवि एक बड़ी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। यहाँ उनकी भाषा देखें, उनकी जो है एक तरह से कहें कि जो रचना यात्रा है उसकी परंपरा को देखा जा सकता है। इससे यह मैं कहना चाहता हूँ कि विलक्षण कवि है नागार्जुन, यह व्यापकता है। मुझे लगता है कि इस कविता से इस तरह से जोड़कर बात नहीं हुई है, होनी चाहिए। वेणुवन, इसी कविता में एक जगह उल्लेख करता है कवि वेणुवन। ये वेणुवन क्या है? अपने यहाँ है कि बांस की जो बंसबट्टी टाइप से बगीचा, बंसवाड़ी, ये बहुत अच्छा शब्द है, तो बंसवाड़ी को कहते हैं। लेकिन इसके कई अर्थ हैं। आप समझें कि यह कविता उस समय की है जब श्रीलंका से लौटकर नागार्जुन आ चुके थे। बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा भी ली, इसलिए सबको पता है कि वैद्यनाथ मिश्र से जो नागार्जुन नाम पड़ा, इसमें इसका बड़ा योगदान है, इसी कारण पड़ा। तो इसमें आप देखें कि वह जो शब्द है वेणुवन, वो पाली का है। मैं देख रहा था, हाँ पाली का है, देखिए। और किस तरह से पाली का भी मतलब थोड़ा ज्ञान था, थोड़ा मतलब चर्चा होती है। पाली जानते थे, संस्कृत जानते थे, प्राकृत जानते थे, कई भाषाओं के जानकार थे नागार्जुन। हम लोग लगातार 2-3 दिन से तो यही बोल रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कितने भाषाओं के जानकार थे। तो इस परंपरा में मैं यह कह रहा हूँ कि राहगीर जो है पटना के पास जो आप सब गए होंगे, राहगीर में एक बगीचा है, उसका भी नाम है वेणुवन। इसकी तलाश होनी चाहिए। मुझे लगा कि है, तो मैंने जो खोज पाया मुझे लगा कि वही है। तो इस दृष्टि से भी बात हो सकती है। मुझे लगता है ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं ऐसे एक ही कविता पर बोलूँगा तो अधिक लगा। आप लोगों को अगर लग रहा है कि ज़्यादा समय हो रहा है तो बता दीजिएगा, चल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग सुनेंगे तब ना मैं बोलूँगा। तो इस तरह से कविता की व्याख्या भी समझ सकते हैं, कविता का मर्म भी जान सकते हैं। एक जगह इसी कविता में नागार्जुन ने लिखा अन्न पानी और भाजी साग। मैं तथ्य भी दे रहा हूँ क्योंकि हाथ में ले आया, कविता याद होनी चाहिए, लेकिन जो जहाँ मैं भूल पाता हूँ तो वहाँ पर देख रहा हूँ। तो भाजी क्या है? मराठी में जब हम लोग चले, अब जाइए सब्जी लेने, वहाँ कहता है भाजी पाहिजे, मतलब भाजी चाहिए। मराठी उनको भी आती थी, नागार्जुन को भी। क्या और क्या है? कटहल को फणस बोलते हैं। तो इस तरह के हम लोग भी व्यवहार में देखिए कि अभी भी यह घट रहा है। और नागार्जुन कितने बड़े कवि थे कि इसी कविता से मैं बात कर रहा हूँ कि उनको मराठी भी आती थी। मैंने कह दिया कि उनको पाली आती थी, मराठी आती थी। देखिए इसी कविता की बात हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक कविता पर। यह भी बड़ी बात है भाषा की दृष्टि से। इसको शिल्प सौंदर्य कहते हैं, जिसको हम लोग कविता में यही कहते हैं ना। कविता के 2 पक्ष होते हैं समझने की दृष्टि से, अजय जी, एक संवेदना, दूसरा शिल्प। तो शिल्प की भी दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ और संवेदना की भी दृष्टि से। तो जहाँ जहाँ लग रहा है तो उल्लेख कर रहा हूँ। इस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं। तो यह कविता पूरी तरह से कहें कि मृत्यु से निर्भर की जो बात है वह देखें कि मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल। अब यह कवि कह रहा है कि मरूंगा तो मेरी चिता पर क्या देना? 2 फूल डाल। निराश है कवि,
बहुत निराश। यह निराशा भी है। प्रेम में तो हम सब जानते हैं कि निराशा का वही महत्व है जितनी आशा का भी है। तो वह द्वंद्व है, प्रेम कविताओं में भी द्वंद्व है, वह संघर्ष है। इस तरह से सिंदूर तिलकित कविता को जो है देखा जाना चाहिए। एक और मुझे लगा, जैसे देखिए मैथिली शरण गुप्त उस समय हुए, उसकी देखिए उन्होंने कहा कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस का अवसान यहाँ है। देखें नागार्जुन 1943 में लिख रहे हैं कि सांध नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ समुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो यह एक कविता, मुझे आप लोगों को कोई जिज्ञासा भी होगी तो बाद में बताएंगे तो उसका भी प्रयास करूँगा समाधान करने का। तो यह कविता थी। अब दूसरी जो कविता है वह हरिजन गाथा कविता है। 1977 में यह कविता लिखी गई। एक व्यक्ति ने, एक भाई ने चर्चा भी की उस कविता की। प्रतिबद्ध हूँ, वो जेल में लिखी कविता है, इमरजेंसी के दौरान जेल में लिखी कविता है। जब उनको जेल हो गई थी, जेपी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। इस पर भी बात होनी चाहिए। तो छिड़ी बात तो थोड़ा अलग से कह रहा हूँ कि जनता पार्टी की जब सरकार बन रही थी ना अजय जी, जनता पार्टी की जब सरकार बनने की बात हुई तो उसमें नागार्जुन गए थे। देखिए कितना बड़ा रचनाकार है। आप कैसे, ठीक है पार्टी से, संगठन से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कवि जो किसी को भी किसी की सीमा में नहीं रहने वाला कवि, मुझे लगता है इतना खुला और इतनी आबाद गति से अपने वैचारिक अतिक्रमण करते हुए, और मुझे लगता है कि व्यवहार के भी स्तर पर क्या वो सिर्फ इमरजेंसी के दौरान सिर्फ कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे होते हैं। इमरजेंसी के दौरान जब जेपी आंदोलन के 1974 में हुआ और 75 में इमरजेंसी लगी, जेल में थे, जेल में उन्होंने देखा, सारी परिस्थितियों का जिक्र किया। उसी जेल की कविता है प्रतिबद्ध हूँ, जब वो सुना रहे थे, कौन, नीरज जी, हाँ, उसमें एक जगह आया है अविवेकी भीड़ के खिलाफ। इस भीड़ को समझना होगा। इस पर मुझे लगता है कि नहीं बात हुई है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग से अनुरोध पूर्वक बता रहा हूँ कि इस पर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि किसी ने बात कही है क्या। मैं जो बता रहा हूँ अविवेकी भीड़ जो कहा, वो कौन सी भीड़ है उसको पहचानिए। जो भीड़ किसी के नाम पर किसी की हत्या कर सकती है, वह भीड़ जो किसी के बहकावे में आ सकती है, वो हिंसा करती है। कहने का मतलब, इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नागार्जुन ने लिखा कि प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, लेकिन उन्होंने गौर करें कि हिंसा ही क्यों नहीं लिखा, प्रतिहिंसा क्यों लिखा। अब सोचिए इस पर, प्रतिहिंसा क्या है बताएं हम। हिंसा की जब हिंसा के विरुद्ध जब कार्रवाई होती है तो वह प्रतिहिंसा होती है। जितने भी नक्सलवादी आंदोलन से लेकर के, आजकल तो शब्द भी बोलना वो हो जाता है ये सब, लेकिन जब पढ़ेंगे हम लोग तो चर्चा करनी चाहिए। हरिजन गाथा जो नाम है कविता, मैं तो उसी पर बोल रहा था, थोड़ा भटक जाता हूँ। तो वो नाम जो है सो खुद आप क्या गांधी का दिया हुआ है हरिजन। और यह भी पता है कि यह बोलते हुए मैं इसी कैंपस में बोल रहा हूँ, क्योंकि 80 के दशक में वो उस पर आयोग आ गया कि हरिजन शब्द आप नहीं बोल सकते हैं। क्या ऐसा है ना, हरिजन शब्द का इस्तेमाल। मैं यह सोच रहा था पढ़ते हुए कि नागार्जुन की कविता तो 1900 कितनी की है, या 77 की है, 80 में आ गया, तो वह अलग विषय है। इस पर भी दृष्टिकोण इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इनके शब्द हैं और किस तरह से हैं। दूसरी बात कि उसमें हम सब जानते हैं कि वह दलित पीड़ा की दारुण कथा है। उसमें जब भी दलित विमर्श की बात हो और उसकी अवधारणा, या कहें कि समकालीन हिंदी कविता में जो दलित की बात हो, दलित चेतना की बात हो, दलित चेतना, हाँ कह सकते हैं, दलित विमर्श की बात हो, तो आपको एक बार नागार्जुन और प्रेमचंद जैसे लेखकों के पास जाना होगा, और कवियों के पास जाना है तो चले जाएं, जहाँ पर गलियों के चमारों की गली में यह कविता है अदम गोंडवी की। देखिए उसकी दारुण कथा क्या है।
वो उसमें क्या है कि उसके साथ गलत होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है और पुलिस भी मिली रहती है। जब वो खिलाफ कर जाता है अपनी आवाज़ उठाने, वह दलित वर्ग, शोषित पीड़ित वर्ग, तब क्या होता है, उसकी ये मिली भगत होती है। जो शोषक है वह किससे, थाने से मिला हुआ है। देखिए कितने मोर्चे पर यह लड़ाई थी उस समाज की, उसमें जो पीड़ा है उस समय की। कहता है ना कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 13 के 13 अभागे अंकिचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए। सोचिए कि मतलब यह नहीं है कि यह जश्न है, ये कहते हैं कि सुपर मौज का जश्न मना रहा है वह। जिन्होंने झोंका सवर्ण जाति के थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। नागार्जुन जैसा हिम्मती कोई होगा जो ऐसा लिखता हो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई पक्ष ही नहीं है। समकालीन हिंदी कविता की जो शुरुआत है और जितनी उसमें वैचारिक बहस है, ऐसी कोई बहस या विमर्श बताएं जो नागार्जुन में नहीं है। गूंगी वो लड़की थी, उस पर जया कविता है। विकलांग विमर्श खोजना है, खोजें आप। दलित की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उसी पर आज बात करने आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि यह अलग विषय है कि दलित ही दलित पर लिखेगा, वो अलग है, आप माने न माने, लेकिन व्यापकता होनी चाहिए। यह मुझे लगता है कि विमर्श की एक सीमा है, आप नहीं मान रहे। इस पर बहस है क्या? स्वराज सिंह बेचैन की किताब है, इसके बाद कमलवर्ती, सभी लोग आपस में कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब भी दलित विमर्श की बात करें तो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि चाहे भाषा का सवाल हो, चाहे परंपरा का हो, यही एक संघर्ष हरिजन गाथा में भी है। आप देखेंगे कि वह परंपरा को नहीं भूल रहा है कवि। उसमें कहता है कि हाथ देख रहा है, 3 भाग में कविता है। पहले भाग में जो है सो किस तरह से वो 13 बता रहे हैं संख्या में, उच्च जाति के लोग थे और उस समय की जो स्थिति थी समाज की। और यह घटना बता दूं कि बिहार के बेलछी गांव की घटना है, यह भी देख लीजिए, एक वस्तुनिष्ठ बन गया। बिहार के बेलछी गांव की घटना पर केंद्रित यह कविता है। ऐसी घटना थी, ऐसी भयंकर घटना थी, एक तरह से वह बड़ी आपदा थी उस समाज के लिए कि 13 आदमी, 13 दलित को कई को जिंदा झोंक दिया गया। कई वो थी, गर्भवती भी महिलाएं थी, उसको भी पकड़ पकड़ के कह रहा है कि यह चलता रहा कई दिनों तक। यह कविता एक दिन में नहीं लिखी नागार्जुन ने। यह जब भी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा और कहें कि हम भाषा जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सबको एक तरह से घटना के रूप में याद है। हिंदी साहित्य के बच्चों को, हिंदी साहित्य के लेखक विद्वानों को जब भी हरिजन गाथा की याद आए तो उस भीषण घटना के पीछे क्या पूरी पृष्ठभूमि रही, आप देखिए कि पहले से तैयारी थी। वो कविता में लिखते हैं कि जैसे होलिका दहन होता है ना, कैसे वो हम लोग तैयार करते हैं, उस तरह सुपर मौज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये शब्द देखिए, सुपर मौज, यानी पूरे मौज में पूरी तरह से उसकी पृष्ठभूमि बन चुकी थी। वो उस मानसिकता को परखिए कि वह कौन सी मानसिकता काम कर रही थी जो इस तरह के कारनामे उस समय। देखिए 77 में यह स्थिति थी। आज भी घोड़ी पर जो चढ़ जाए तो आप लोग घटना सुनते रहते हैं। कहना चाहिए जब हम बात करते हैं तो कोई खास जाति में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। हाँ, मैं कह क्या रहा हूँ यह बड़ी बात है। और है आज भी घोड़ियों पर से जो है निकाल दिया जाता है। ये घटना घटी थी, पेशाब जो है सो कर दिया गया। बोलना चाहिए, ये सब बोलना चाहिए। घटना ही जो हम लोगों ने पढ़ी अखबार में, तो आज भी तो वही स्थिति है। कितनी प्रासंगिक है नागार्जुन, इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह जो पीड़ा है कोई मतलब नई बात है। कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर बड़ा कवि ही ध्यान दे रहा है कि दलित भी, देखिए आदिवासी पर कविता है उनकी, यानी कोना कोना झांक लिया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बंद आँखों से सूर्य ने पूरे कृष्ण के श्रृंगार और वात्सल का कोना कोना झांक लिया। तो मुझे लगता है कि खुली आँखों से नागार्जुन ने, और खुली आँख क्या, उस खुली आँख के आगे जो संघर्ष है, पूरा जीवन संघर्ष, कभी भी उसने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जीवन में। ऐसा कवि जो इंदिरा के खिलाफ कविताएं लिखी उन्होंने और गालियां दी, उस इंदिरा ने सम्मानित किया उसे। क्या मैं, ये बड़ी बात है।
ये ऐसा होता है। नेहरू के खिलाफ इतनी, आज के समय में आप एक के खिलाफ भी लिख करके देखें क्या स्थिति होती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यह बात यह है कि हम अपने समाज में अपनी सत्ता से कि सिर्फ हम सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। जेपी आंदोलन की बात हुई तो वो क्या सरकार बदलने की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। और यही व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष एक तरह से हम लोग हरिजन गाथा में जो देख रहे हैं, पूरी समस्या तो व्यवस्था को लेकर के ही है। व्यवस्था ही सही नहीं रहेगी तो कैसे ये जाति भेद कैसे जाएगा, जातिवाद कैसे जाएगा। जातिवाद शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बोलने में। लोग ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी भी जाति के लोग जातिवाद हो सकते हैं, तो मुझे लगता है जातिवाद बोलना चाहिए। आप किसी खास जाति के नाम पर क्यों करेंगे। हाँ, एक समय था जब आपको सबको मतलब चलने नहीं दिया जाता था, वो गया। अब धीरे धीरे आप बोल रहे हैं यहाँ खड़ा होकर के। इस विषय को इस तरह से देखना चाहिए कि रेणु ने तो वो कहा, वो भी याद रखें कि जाति नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। रेणु ने कहा, फणीश्वर नाथ रेणु। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ रेणु ने कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि हर जाति अपने से एक निचली जाति खोज लेती है। ये देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा, क्योंकि मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो इस तरह की बातें हैं। तो लंबी है, 3 भाग में है। दूसरे भाग में आप जाएंगे तो एक तरह से कहें कि उसमें मैंने जो देखा कि शब्द देखिए, पैशाचिक दुष्कांड। अब ये शब्द देखिए, साधारण कविता आपको लगता है ना पढ़ने से, देखिए ना कि ऐसा लग रहा है कि कुछ से हो रहा है। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। इसमें कविता कहाँ है, खोजिए। मतलब एक बात कह रहा हूँ, कविता कहाँ है, ये तो स्पष्ट है, सब समझ रहा है। अगर इस तरह की आलोचना यदि हो तो मुझे लगता है उससे बचने की ज़रूरत है। कविता वह भी है जो त्वरित जो चीज़ें छुप जाए। यानी नागार्जुन की बड़ी विलक्षणता थी कि इतनी सारी घटनाओं को एक साथ कविता में दे देना चाहते थे। मुक्तिबोध ने कहा कि मुझे कविता में कहने की आदत नहीं। अब वो उतना परेशान है कि वो कविता में नहीं कह सकते हैं, लेकिन नागार्जुन ने सारी बातें कविता में कह दी। यह मुक्तिबोध से अलग एक रास्ता वो नागार्जुन पहले से खोज रहे थे, उसके अलग संदर्भ हो सकते हैं। तो इस तरह से हरिजन गाथा कविता बहुत दलित, एक तरह से कहें चेतना भी है। दलित सिर्फ पीड़ा नहीं है, दलित चेतना की भी कविता है। जब वो कहते हैं अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। वो उसके बाद क्या होता है कि मैं थोड़ी कथा भी कह देता हूँ कि उसमें जो जला दिया गया तो फिर बच्चे, उसके भावी बच्चे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अग्नि विप्लव में सहभागी होंगे। नागार्जुन एक तलाश उनके अंदर चल रही है। आप देखें कि वो एक जगह उन्होंने लिखा कि हिंसा और अहिंसा दोनों बहने होगी, इस विषय पर सोचना चाहिए। यह देखिए कहाँ हिंसा और अहिंसा उन्होंने क्यों लिखा नागार्जुन ने। वही नागार्जुन, इसमें जो क्रांति धर्मी चेतना है वह एक लंबी परंपरा है। जब 67 में नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था तो उसकी एक किसान संघर्ष की बड़ी परंपरा है। वो किसान संघर्ष भी है इसमें। इस किसान संघर्ष से भी जोड़कर इस कविता को देखा जाना चाहिए कि उसमें यह कह रहा है कि भूमिगत कह रहा है भेज दो, कविता में है भेज दो, झरिया फरिया भेज दो। बोकारो ये से किधर पड़ता है, उधर झारखंड में। देखिए वो पूरा जिसको नक्सलाइट एरिया बोलते हैं, इस तरह की बात हरिजन गाथा में नहीं हुई है जो मैं कह रहा हूँ अभी। वो नक्सलाइट एरिया है, बोलना चाहिए। आज तो अखबार में हम लोग देख रहे हैं इतने मतलब मारे गए। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर भी अलग से बात करने की ज़रूरत है। नागार्जुन हिंसावादी नहीं थे। जब वह कह रहे थे कि प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है तो हिंसा के विरुद्ध हिंसा की बात कर रहे थे। यानी जब हमारी व्यवस्था, हमारा कोई सहयोग नहीं हो पाता है, जब भारतीय जनता या कहें कि एक संघर्ष करने वाली जनता को लग जाता है कि सत्ता और नौकरशाह मिले हुए हैं, व्यवस्था सारी मिली हुई है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो वह उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वह आक्रामक हो जाता है। गांधी ने हिंसा की बात कही, अहिंसा की जीवन भर कही ना,
उस पर थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ इसलिए कि देखिए, हिंसा कोई भी जीवन चल ही नहीं सकता है आप बिना अहिंसा के। अहिंसा तो जीवन का आधार है। लेकिन जब महात्मा गांधी के पास किसी महिला ने एक बार वो लेकर के सद आत्मकथा में भी इसका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है ये एक बछड़ा जो है बहुत बीमार है, मतलब वो न चल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, वो गति एक तरह से मृत्यु की सैया पर है। तो गांधी ने क्या कहा? गांधी ने यह कहा कि जहर दे दो। अब आप बताएं, इस पर विचार करें थोड़ा कि हिंसा का समर्थन वहाँ कर रहे हैं ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हिंसा का समर्थन त्वरित तत्कालिक प्रभाव होता है उसका, यानी त्वरित जो प्रतिक्रिया होती है वह हिंसा सिर्फ तात्कालिक समाधान दे सकता है, अस्थाई नहीं। अस्थाई समाधान चाहिए तो आपको गांधी के पास जाना होगा, आपको जो है अहिंसा के पास जाना होगा। तो जब हम जा रहे हैं अचानक कुछ होता है तो हम जो रिएक्ट करते हैं वो हिंसा हो जाती है। वो आत्मसुरक्षा के लिए भी उल्लेख है हमारे मानवाधिकार में कि जब आपको लगे जान का खतरा है तो आप ये कर सकते हो। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हिंसा अच्छी बात, मैं यह बता रहा हूँ कि क्या कारण थे गांधी के पास, क्योंकि उसको लगा कि कोई शल्य चिकित्सा नहीं है, वैसे भी मर जाएगा, तो उसको दुख हो रहा है तो ख़त्म करो। विश्व युद्ध याद करिए, दक्षिण अफ्रीका में थे तो लोगों को कहा जाओ विश्व युद्ध में जाओ, सबको भारतीय को कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि या वो हिंसा करवाना चाहते थे? ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो हिंसा को देखते ही चौरी चौरा कांड जो हुआ उसके बाद उन्होंने तो बंद कर दिया आंदोलन ही। क्या तो कहने का मतलब है मेरा कि इसमें कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों बहने होगी। नागार्जुन इस जगह पर आते हैं कि हिंसा और अहिंसा यानी नक्सलवादी का वो एक तरह से स्वर है, उसमें हम उसे देख सकते हैं। और जो अहिंसा है वह गांधी की परंपरा से अहिंसा है। मुझे लगता है सिर्फ एक ही पक्ष पर बात हुई है आज तक, इस गांधी वाले पक्ष पर बात नहीं हुई है, नागार्जुन पर। आप बताएं कि कहाँ बात हुई है, इस परंपरा तक मैं कह रहा हूँ। हरिजन गाथा को इस दृष्टि से देखा गया है कि नहीं, यह भी विचारणीय है, इस पर विचार करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। तो कहने का आशय मेरा यह है कि सामंजस्य है, द्वंद्व है, नागार्जुन के पास द्वंद्व है, हिंसा भी है अहिंसा भी है। वो जो बात बोलते हैं कहते हैं पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने नास्तिक को, और वो कह रहे थे कल्पना के पुत्र हे भगवान मुझे नहीं चाहिए तेरा वरदान। अभी देखिए कहा आप नास्तिक घोषित कर दीजिए उसको। कुछ लोग कहेंगे ये तो आस्तिक भी थे। तो यह सवाल आस्तिक नास्तिक का नहीं था, उन्होंने जीवन में जीने की जो आस्था थी वही तो उनकी एक रचना धर्मिता की आस्था थी। और जिसको जीवन में आस्था है वो नास्तिक नहीं हो सकता। वह एक तरह से अलग बात है कि वो इस पर बातचीत होती है। मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए इस दृष्टि से भी। और नागार्जुन प्रगतिशील कवि थे, मैं बार बार कहता हूँ, प्रगतिशील प्रगतिवादी में रखा गया। तो हम किसी सबने अपने ढंग से देखा, गांधीवादी पर नहीं बात होती है ज़्यादा। गांधी की मृत्यु के बाद सबसे उसके खिलाफ जो है गांधी की जब मृत्यु हुई उनकी एक तरह से हत्या हो गई ना, हत्या हुई। तो हत्या के 1948 में जब हत्या हुई तो उसके खिलाफ, उस हत्या के खिलाफ नागार्जुन ने कविता लिखी। और पहली बार स्वतंत्र भारत में 1948 है ना, पहली बार स्वतंत्र भारत में नागार्जुन को जेल जाना पड़ा। अब सोचिए ऐसा कवि जो किसके कारण जेल गया, सोचिए बताएं किसके कारण। गांधी की यहाँ तो गलत है भाई, हत्या हुई है, मतलब उसकी तो एक तरह से उसका लोग उन्होंने तो हत्या कर दी है। तो हत्या अपने आप में तो अपराध है, बहुत बड़ी, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन उस समय उनको जेल जाना पड़ा। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इन कारणों को भी सोचना चाहिए, इस दृष्टि से नहीं सोचा गया है। उस समय जेल हो गई, सोचिए आज़ाद थे हम। और जो हरिजन गाथा पर आते हैं, जो संघर्ष है सामाजिक, जो सामंतों के खिलाफ, जो शोषकों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, या जो सामाजिक अव्यवस्था है उसके खिलाफ, वह सारी व्यवस्था आप देख लीजिए, वो आज़ादी के समय ही उसकी चिंता कर रहे थे। और अच्छा उसको विरोध में करके देखते हैं कि आप जो है सो किसके साथ थे, इस पर भी बात होनी चाहिए, अलग से बात की जा सकती है। तो हरिजन गाथा में जो संघर्ष है और जिसकी मुक्ति की बात नागार्जुन बार बार करते हैं, उस मुक्ति की लड़ाई वो आज़ादी से पहले ही लड़ रहे थे।
जो कम्युनिस्टों का आंदोलन था। कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ा हुआ नागार्जुन जुड़े, और उसके बाद 1943 में जब उनके पिता का निधन हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी से सदस्यता ली, और वो जो है सो जुड़े रहे, किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे दरभंगा के। ये सब नई जानकारी है, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं यह कह रहा हूँ कि लेकिन जीवन भर बंधे नहीं रहे उन्होंने। जब भारत चीन की लड़ाई हुई और जब हम अपने मुंह खानी एक हमारी हार हुई, तो याद करें कि नागार्जुन ने लिखा, उसका विरोध किया, उस उपने मतलब वहाँ राष्ट्रीय भावना देखिए नागार्जुन की, इस पर बात नहीं हुई है। राष्ट्रीय भावना पर बात कहाँ हुई है उस तरह की। आप एक खांचे में देख रहे हैं। कहने का अर्थ है कि उन्होंने लिखा कि लेनिन का बाल गंजा और मार्क्स की दाढ़ी में जूं। अब सोचिए, आप वो पार्टी में रह के आप बोल सकते हैं ये बात। वैसे कवि थे नागार्जुन, एक बार ताली बजा लीजिए। मतलब ये कवि है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है जितनी बातें करेंगे समय मुझे लगता है वो चलती रहे। मैं तो करता रहूँगा, सुनेंगे आप लोग तो मैं बोलता रहूँगा। हैं, सुनना चाहते हैं जारी रहे तो मैं तब तो उसको पूरा कर देता हूँ। हरिजन गाथा में अभी बहुत चीज़ कहनी है, तो हरिजन गाथा शिल्प की भी दृष्टि से भी देखना चाहिए। अच्छा, एक वो है कि हरिजन गाथा कविता जो है पश्यंती में छपी थी, नोट कर लीजिए आप लोग। हो सकता है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं आ जाए, तो मैंने जो देख कर आया दिन में तो वो बता दिया। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक वो लिखते रहे। सोचिए 9 दिनों तक कैसी घटना थी। हाँ, याद आ रहा है एक और प्रसंग में छूट रहा था कहना कि उस घटना पर इंदिरा गांधी 1974 में जेपी आंदोलन, 75 में इमरजेंसी और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी स्वतंत्र भारत में। तो उस समय उसी ठीक 77 की कविता है यह। तो वो बेलछी जो कांड हुआ तो इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर गई थी उस घटना को देखने के लिए। हाथी पर चढ़कर गई थी इंदिरा गांधी। ये आप लोगों के लिए नई बात है। मतलब हाथी पर चढ़कर, वो तो सहानुभूति ठीक है अपना दिखा रही थी। उनकी सरकार नहीं थी, मतलब गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार थी। मेरा आशय यह है कि नागार्जुन के पास एक बड़ी दृष्टि भी है, यानी आगे की घटना को तुरंत बता देते थे। जेपी आंदोलन में गए, जेपी आंदोलन का विरोध किया उन्होंने, खूब विरोध किया, गंदा गंदा बोला भी उसके बारे में। मतलब बहुत ऐसे शब्द हैं जिसकी आलोचना होती है। वो थे, गालियों का प्रयोग करते थे, वेश्या बोलते थे, हैं, वो सब कुछ बोलते थे। क्या क्या कह दिया सबको उन्होंने। तो कहा कि मैं वेश्या की गली से लौट आया। जब वे आंदोलन के दौरान जेल हुई, जेल लगभग 1 साल उन्होंने जेल काटा, और जेल के भीतर ही उन्होंने इस तरह की प्रतिबद्ध हूँ कविता, जेल के भीतर की कविता है। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, अरे ये तो आंदोलन की दिशा ही गड़बड़ है। हाँ, तुरंत फीडबैक देखिए, कितना बड़ा कवि है, वो जान रहा है। हाँ, वो लिखा कि उन्होंने बता दिया घोषणा करके, वो कविता है, तुम ये क्या है भूल रहा हूँ, जनता वाले परेशान हैं। हाँ, यही कविता है, जनता वाले परेशान हैं। तो ये शीर्षक कविता है, उसको देखना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि जनता के परेशान है, मतलब जाएगी, उसकी भी जाएगी। यानी देखिए, सिर्फ कांग्रेस की आलोचना या उनका विरोध एक सत्ता का नहीं कर रहे हैं। उसे सिर्फ ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े विरोधी थे। किसी भी सत्ता का उन्होंने एक तरह से खुल करके विरोध किया। तो यह भी विचार करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद कहा जाता है कि फिर जो है सो जेपी को भी आभास हो गया उस घटना से। और इंदिरा के पीछे जो बैठी थी, एक सूचनात्मक बोल रहा हूँ, वो हमारे देश की राष्ट्रपति पीछे बैठी थी, हाथी के पीछे। हाथी पर क्यों गया, ये थोड़ा इतिहास की तरह बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा हट के रोचक घटना है तो अच्छा लगता है, इससे याद भी होगा आप लोगों को, और मुझे भी बार बार होता है। तो उसके पीछे जो बैठी थी महिला, इंदिरा के पीछे हाथी पर, पटना उतरी फ्लाइट से, वहाँ से फिर यात्रा हुई, और जिस गांव में ये बेलछी वाला नरसंहार जिस पर ये कविता हरिजन गाथा, वो जहाँ पर है घटना घटी, वहाँ जाने के लिए उसको नदी पार करना पड़ा। अब सोचिए कि कैसा नेता, किस तरह के लोग पहले भी होते थे। तो उस तरह से ये घटना कितनी त्रासदीपूर्ण है, यह देखिए ना। उस पर नागार्जुन की निगाह है, यानी शायद ही कोई घटना हो जिस पर उनकी नज़र न हो। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इसलिए भाषा साधारण हो गई है, मैं उस पर उठाया था मैंने अपनी बात।
क्योंकि इतनी उसको चाहते थे कि तुरंत लिख दूं। प्रगतिवाद का तो एक विलक्षण, एक उसकी विलक्षण प्रवृत्ति है ना, यथार्थ क्या, जैसा आपने देखा लिख दिए। तो इस रूप में तो सही है, जैसा उन्होंने देखा लिख दिया सब। अब आप देखते रहें उनको किस ढंग से देख रहे हैं, और इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। बहुत अच्छी, और मुझे लगता है हम लोगों ने भी पढ़ी थी, एमए में यह कविता थी। और यह जो है सो एक तरह से हरिजन गाथा और सिंदूर तिलकित भाल, जो दो कविताओं पर मैंने अपनी बातें रखी। बहुत कुछ छूट भी गई होगी चीज़ें, क्योंकि इसमें मैं चाहता था कि कविता को एक एक करके उस पर भी बात हो, लेकिन ये सब कविता पढ़ने की चीज़ है, यानी खुद से पढ़ें उसको। पहले आप जो शब्द है उसके अर्थ पता करें, और यह देखें कि कविताएं कब लिखी गई। जब पढ़ेंगे तो लगेगा कोई इतिहास की तो नहीं घटना है कोई। देखिए, बिना समाज, इतिहास और राजनीति की जानकारी के बगैर नागार्जुन को समझना बड़ी मुश्किल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कल हम लोग कह रहे थे कि साहित्य का इतिहास के साथ कैसे परंपरा का सामंजस्य कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, वह एक बड़ी परंपरा है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो बड़ा से बड़ा जितने बड़े कवि हुए हैं सब में कुछ न कुछ झलक है, समाज है, इतिहास है। तो इस रूप में भी नागार्जुन बहुत बड़े कवि हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सुना। हाँ, कोई जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है कि तमाम विमर्शों के बावजूद आज दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलित की कविताएं लिखी जा रही हैं, दलित संवेदना की, तो दलित कविताएं कितना हृदय परिवर्तन कर पा रही हैं गैर दलितों की, कि हमारा समाज समरस समाज बने और आगे ऐसा ना हो। दूसरा सवाल ये है कि हिंदी साहित्य में एक विवाद भी चला कि जो दलित हैं वही दलित की कविता लिखेंगे, यानी कि सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का प्रश्न जो है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो गैर दलित हैं वे भी दलितों की अच्छी कविता लिख सकते हैं, जैसा कि हरिजन गाथा नागार्जुन ने लिखा और भी तमाम लोग जो लिख रहे हैं? तो यही दो सवाल हैं। आपके दो सवाल थे। एक तो एक तरह से कि जो फिर भी घटनाएं हो रही है, और हम लोग तो प्रेमचंद नागार्जुन से ही याद करते हैं। जो मैंने कहा भी उस समय एक छूट गया था कि वो जो कविता है एक सियाराम शरण गुप्त की कविता है, वो है कि फूल की, इस तरह से है, फूल की बयार, या इस तरह से नाम भूल रहा हूँ मैं इस समय। तो उस कविता को भी देखा जाना चाहिए। उसमें देखिए कि उस समय एक तरह से संघर्ष जो चल रहा था और आज तक चल रहा है, उसमें कविता की क्या भूमिका है, यह बड़ी बात है। तो कवि यथार्थ चित्रण करता है, उन्होंने किया नागार्जुन के समय में। उसके बाद विमर्श आए, उस पर बहस हुई। तो मेरा आशय है कि कविता सीधे क्रांति नहीं करती है, सीधे नहीं करती है कविता। सीधे आपको मतलब कविता क्रांति हो सकती है, क्रांति के लिए प्रेरित कर सकती है कविता, खुद क्रांति नहीं, मतलब बोले या क्रांति हो गई। इसका प्रभाव कितना जनता पर, पाठक पर पड़ रहा है, यह बड़ी बात है। तो इसमें कहाँ समस्या हो रही है, यह देखना चाहिए। या जो कविताएं हैं वो किस तरह से समाज में मैसेज दे रही है, या दे रही है फिर भी यह बढ़ रहा है। तो यह एक बड़ी चुनौती है, हमेशा से संघर्ष रहा है। और हम लोग तो चाहते हैं, एक साहित्यकार, लेखक सब चाहता है कि अच्छा समाज हो, नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा भी ना कि आज भी ये समस्याएं हैं, बढ़ रही है, उस पर कविताएं लिखी जा रही है। तो कविता सीधे बदलाव नहीं, इसके लिए सत्ता व्यवस्था का परिवर्तन, यानी आप कहें कि सरकार भी बदलना नहीं बड़ी बात है। जेपी आंदोलन में बार बार मैं कह रहा हूँ, वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे थे जेपी। आज तक उनका सपना कहाँ है, विचार करना चाहिए कि सिर्फ आज़ादी में भी तो यही था, हंसता एक तरह से राजनीतिक क्या मिला, एक सत्ता को दूसरे को सौंप दी गई, सामाजिक और उस तरह से नहीं मिला। मुझे आज़ादी मिली, तो वह संघर्ष आज भी जारी है। तो यह कब मिलेगी, ये किस तरह से है। तो कविता सिर्फ क्रांति के लिए प्रेरित करती है। नक्सलवाड़ी में तो आंदोलन में जो कविताएं लिखी गई उस समय की, उसकी एक अलग परंपरा है, वो गाई जाती थी, उसके क्रांति का भी काम करती है, सीधे क्रांति नहीं होती है, मैं यह कहना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल था कि स्वानुभूति और सहानुभूति। तो स्वानुभूति ये बहस है कि कहते हैं कि जो भोगा हुआ यथार्थ है वही, मतलब जो जिसने भोगा वो लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, यही बहस है, लंबी बहस है इस पर। और कहा गया कि नहीं, प्रेमचंद को आप नहीं भूल सकते हैं। तो मैं सहानुभूति को भी साथ रखता हूँ। मेरा मानना है कि हम अपने समाज को,
हम अपनी परंपरा को काट कैसे रहे हैं। यह काटने की प्रवृत्ति गलत है। हम हमेशा जोड़ने की बात करते आ रहे हैं, चाहे वो बुद्ध की बात हो, चाहे वो गांधी की बात हो, हमने जोड़ने का काम किया है। एक बड़ी समस्या आज की भी जो इतनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आज़ादी के पहले ठीक जो एक बड़ी दुर्घटना है ना, वह चाहे वो विभाजन हो, चाहे वो जिस तरह का हो, हम बट गए थे। आप देखेंगे कि गांधी के आंदोलन में या कहीं कांग्रेस के गांधी से प्रभावित जो कांग्रेस के आंदोलन थे, उसके भी तो कई ग्रुप थे, कई समूह थे। एक कम्युनिस्टों की लड़ाई अलग चल रही थी। तो ये साझी लड़ाई हमेशा समाज में चलती रही है और समय के साथ आप कितना अपने आप को ईमानदारी से समाज में लिखने के साथ साथ व्यवहार में है, यह सीखना चाहिए। नागार्जुन से सीखना चाहिए कि वो लिखते थे, जो लिखते थे उसको जीते थे। उनके लेखन और उनके जीवन में कोई फाँक नहीं थी। तो इस तरह की बातें हैं, तो जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि दलित कविता या दलित विमर्श को अलग से देखना चाहिए, सहानुभूति को भी शामिल करना चाहिए। जब प्रेमचंद की हम जो कफन कहानी लेते हैं, चाहे वो मैंने जो कविताओं का नाम कहा, वो सियाराम शरण गुप्त वाली कविता में क्या है, आप देखिए कि इतनी पीड़ा है, तो उस महान पीड़ा और जो शोषक है वह भी लिख सकता। देखिए आप देखिए, मैं वो जो हरिजन गाथा कविता है, वो क्या है, शोषक जो है वह तो उच्च वर्ग का है, उच्च जाति का है, और नागार्जुन किस जाति का है, उच्च जाति का है। उसने जैसी कविता लिख दी, क्या बताएं आप कि ऐसा एकदम यथार्थ बहुत कम लिखी गई है आज के डेट में, बताएं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सहानुभूति, स्वानुभूति भी होनी चाहिए और सहानुभूति भी, सबको हम मिला के चलें, सबका स्वागत। अपनी परंपरा को जितना हम बड़ा बनाएंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो आप मस्त रहें तो और अच्छी बात है कि आपकी भी एक अलग है। तो उसकी हम देख रहे हैं कई चुनौतियाँ हैं, विमर्श कहाँ गया और क्या स्थिति है। मुझे लगता है अभी तक बहुत कम बात हो रही है ना, आजकल बहुत कम हो रही है। एक समय तक खूब विमर्श ही हो रहा था। तो विमर्श अगर कोई रुक जाए, ये विचारधारा या प्रवृत्ति जो है या अच्छी चीज़ें, तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोग तो पुनर्विचार ही करने आते हैं यहाँ बार बार। भैया मेरा जो सवाल था, नागार्जुन के कविता में वो कौन से काव्य तत्व हैं जो उनको जनकवि बनाते हैं? तो उनकी तो कविता मैंने आते ही कही कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्यों हकलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा, क्या बतलाऊं। तो जनता के कवि हैं नागार्जुन। पहली बार अब सोचे कि नागार्जुन को का नाम लेते ही जन कवि क्यों बोला जाता है, इससे पहले जन कवि कहा गया, बताएं, नहीं कहा गया। तो जनता के साथ और जनता की खातिर एक तरह से गोली भी खाने वाले, मरने वाले और जनता के इतने प्रिय कवि जन कवि ही हो सकता है। और इसकी घोषणा एक और शोध की दृष्टि से कि जन कवि का पहली बार प्रयोग नागार्जुन ने आज़ादी के समय की कविता है, वह उस समय ही कहा कि मैं जन कवि हूँ, आसमान में धान रोपता हूँ। हाँ, जमींदार की इस तरह से है कि सतरंगी आसमान में हरी हरी बांस की लाठी लेकर जमींदार के उन अमलों को मार भगाता हूँ। यह कविता पहली बार जन कवि वहाँ कहा है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, ये बहुत कम मतलब जानकारी है इस विषय पर कि पहली बार कब कहा, इस पर बहुत कम बात हुई है। तो जन कवि है, पूरा जीवन ही रहा जनता के लिए, पूरा मर ही गए ना। कोई नौकरी उस तरह की उन्होंने उसके लिए नाराज़ थे, पूरे परिवार उससे परेशान थे। वो जनता के लिए, जनता की बात हुई तो एक प्रसंग याद आ गया। हमारे गोपेश्वर सिंह हैं आलोचक, उन्होंने एक जगह लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा कि वो जेपी आंदोलन में उस समय थे, तो उन्होंने कहा नागार्जुन की देखिए और रेणु की भी देखिए जनप्रियता कितनी बड़ी है। कि किसी ने पूछा, गोपेश्वर सिंह जी ने ही पूछा, कहा कि नागार्जुन से उन्होंने कहा, इसका उल्लेख किया उन्होंने अपनी किताब में, आलोचना के परिसर जो किताब है 2 साल पहले आई है, वो महत्वपूर्ण किताब है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने नागार्जुन से कि क्या आप इस तरह से जनता के साथ, ठेले पर रिक्शा चलाने वालों के साथ, सबके साथ खाते थे बैठ करके, वो मतलब आम जो ठेला होता है जिस पर हम आप देखेंगे तो भाग जाएंगे, मतलब आज के डेट में यही होगा। तो कितने जनता के साथ सोते थे, जनता के साथ खाते थे, तो वो तो जन कवि थे ही। तो उन्होंने पूछा कि क्या रेणु इस तरह से जनता के साथ करते हैं क्या, एक उन्होंने एक तरह से जिज्ञासा रखी गोपेश्वर जी ने। उसका जवाब देखिए कि जन कवि का एक दूसरे जो
जनप्रतिबद्ध कवि हैं, उनके प्रति क्या उनका जवाब है। उन्होंने कहा कि वो जनता के साथ खाते और सोते तो नहीं हैं, लेकिन जनता के खातिर गोली खा सकते हैं। मतलब देखिए, यह इसलिए बता रहा हूँ कि एक जनकवि ही नहीं थे नागार्जुन, जनकवि के होने के साथ साथ एक किस तरह का अपने समकालीन कवियों का भी महत्व कायम रखना, उनकी भी रचना धर्मिता का, उनकी लोकप्रियता का ध्यान रख कर के बहुत कम ऐसे कवि मिलेंगे आपको हिंदी में जो इस तरह की बात कर रहे हो। तो यह भी एक जन कवि थे निश्चित रूप से। और बहुत सारी कविताएं हैं, और एक है जन कवि हूँ क्यों चाटूँ मैं थूक तुम्हारी, हैं श्रमिक पर क्यों चलने दूँ बंदूक तुम्हारी। देखिए, तीसरी कविताएं मैंने कह दी जन कवि से। तो इस तरह से साबित हो जाता है कि नागार्जुन जन कवि थे। यही था ना प्रश्न। के रूप में हम नागार्जुन को इस रूप में भी देख सकते हैं कि नागार्जुन की जो उपस्थिति जो होती थी गाँवों तक भी पहुंचते थे। जैसे कि दंतवाड़ा का उदाहरण ले सकते हैं, दंतवाड़ा तक भी जो गए थे वो। उसी तरह से दलित बस्तियां होती थी, यहाँ हर जगह पे पहुंच जाते थे। उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की वजह से उनको हम एक जन कवि के रूप में देख सकते हैं। भैया, नागार्जुन अपनी कविताओं में विक्षोभ रस को प्रधान मानते हैं, विक्षोभ रस को प्रधान मानते हैं। तो राजनीतिक कविताओं के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, विक्षोभ रस का, या इसको कैसे देख सकते हैं जी? नागार्जुन के यहाँ आक्रोश है, और जिनके पास आक्रोश होगा उनके पास विक्षोभ होगा ही। तो इसमें प्रतिरोध भी है, उनके पास प्रतिरोध है और आक्रोश है, प्रतिरोध है। तो स्वाभाविक है कि हम जानते हैं कि मुझे लगता है, और अगर सुनना चाहें तो एक प्रसंग याद आ रहा है कि पूरी एक तरह से प्रतिरोध के कवि है ना, तो राजनीतिक व्यंग के साथ साथ उन्होंने प्रतिरोध भी किया है। तो प्रतिरोध के बिना, आक्रोश के बिना आप काम, उनकी पूरी रचना धर्मिता में उसका मूल है। तो उन्होंने कहा, मैनेजर पांडे याद आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम सब जानते हैं कि हिंदी के बड़े आलोचक मैनेजर पांडे ने एक जगह उल्लेख किया है, उसने लिखा विस्कीट निबंध में, उन्होंने लिखा है विस्कीट निबंध। नागार्जुन ने स्वयं उल्लेख किया है विस्कीट निबंध में, जिसका उल्लेख मैनेजर पांडे ने किया है। तो उसमें नागार्जुन ने मतलब खुद यह बात स्वीकार की कि भारतीय जो परंपरा है उसमें कितने रस हैं, 9 रस। तो मैनेजर पांडे कहते हैं कि नागार्जुन ऐसे विरले कवि हैं जिनके पास एक अतिरिक्त रस है, 10वां रस है। अब सोचिए, ऐसा कवि था कोई कि 10वां रस, मतलब 9 रस के अलावा, भारतीय काव्यशास्त्र में 9 रस के अलावा भी एक रस किसी ने दिया, प्रतिपादित किया, उसका एक तरह से उन्होंने उल्लेख किया अपनी कविताओं में, उसे रचाया बसाया। तो वो था विक्षोभ रस। उसको कहा एक नया रस है, ये नागार्जुन की ताकत है, और इसलिए बड़े कवि हैं नागार्जुन कि एक अतिरिक्त रस भी है उसके साथ। भैया, जिज्ञासाएं तो अनंत हैं, लेकिन समय की सीमा है। 3 प्रश्न मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जब मैं नागार्जुन को पढ़ता हूँ। एक तो ये कि जो प्रगतिशील काव्य धारा है उस पर ये आक्षेप लगाया जाता है कि उसने विचारधारा को साहित्य पर इतना हावी होने दिया कि कविता बस नारेबाजी बनकर रह गई। तो यह प्रश्न कितना समीचीन है, और नागार्जुन की विचारधारा प्रधान जो कविताएं हैं उनमें इस प्रश्न की क्या भूमिका है। एक दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि सिंदूर तिलकित भाल जो कविता उनकी है उसमें भी नागार्जुन आत्मपरक हैं, मतलब निजी सुख दुख की बात करते हैं। और आप जानते हैं भैया कि जी एक प्रश्न और जोड़ दूं कि उन एक का जवाब ले। अच्छा, ठीक है। तो पहले जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था वो ये है कि प्रगतिशील काव्य धारा पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि उसने विचारधारा को साहित्य पर इतना हावी कर लिया कि कविता बस नारेबाजी बन के रह गई। और ये नागार्जुन पर कितना समीचीन बैठता है ये बात, कितनी समीचीन। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी भूमिका क्या है उनके काव्य में। कहें कि पूरी आधुनिक हिंदी कविता में
जब नारेबाजी को खोजना हो तो नागार्जुन के पास पहले जाना होगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा उसकी एक परंपरा है। आप देखें तो नागार्जुन के बाद जो है सो एक किसान संघर्ष की पूरी परंपरा, नक्सलवाड़ी आंदोलन पूरी देखिए। मैं यहाँ यह देखें ना आप कि जो आलोक धनवा जैसे कवि, कुमार विकल जैसे कवि, पारसेंद्र जैसे कवि और ये धूमिल जैसे कवि, ये सब नेतृत्व कर रहे हैं नक्सलवाड़ी आंदोलन का एक तरह से। तो मैं यह कह रहा हूँ कि यह पूरी एक तरह से नारेबाजी की परंपरा रही है कविताओं में। नारेबाजी अगर कविताओं में है तो खराबी नहीं है, इसकी आलोचना इस रूप में होनी चाहिए कि नारेबाजी के कारण उन कविताओं का सौंदर्य तो नष्ट नहीं हो रहा है, तो इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन कविता नारेबाजी भी हुई रही है और होती रहती है। नारेबाजी से हम आंदोलनों में उसका प्रयोग करते हैं। नारेबाजी जो है एक प्रवृत्ति रही है। आज जो है आज की कविताओं में भी उसकी कई परंपरा है, आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको नारेबाजी आज भी है, तो वो परंपरा है। नारेबाजी ही नहीं रहनी चाहिए कविता में, नारेबाजी भी एक विशेषता है और ये विविधता है ना। कि गोरख पांडे का नाम उन्होंने लिया, एक तो वो छूट गया था, बहुत बड़ा नाम नक्सलवाड़ी का। तो ये सब है, एक परंपरा रही है। आज बोलना ठीक नहीं है, हिंसा किसी भी सूरत हाल में अच्छी बात नहीं है। आज के भी डेट में हिंसा अच्छी बात नहीं है। हम यह थोड़े, कभी नागार्जुन ने ये नहीं कहा ना कि हिंसा अच्छी बात, उन्होंने प्रतिहिंसा कही। यह समझें, यह जो हम ग्रहण कर रहे हैं दुराग्रह पूर्वाग्रह में, यह बड़ी चिंता है आज की। तो नारेबाजी एक परंपरा रही है। भैया जो अगला मेरा प्रश्न है वो ये है कि सिंदूर तिलकित भाल कविता अगर देखें उसमें भी आत्मपरकता का स्वर है, और छायावाद में भी आप देखेंगे कि एक प्रकार की वैयक्तिकता है। तो दोनों में क्या भेद है, मैं इसे आपके श्रीमुख से जानना चाहता था। थोड़ी अलग किस्म की है। जैसे आप देखें कि निराला की सरोज स्मृति कविता, उसका महत्व है, उनकी महत्ता है। हम कभी ये कहते हैं कि वो उसकी प्रवृत्ति है छायावाद की। तो उसमें जो एक पीड़ा है बेटी के प्रति, जो करुणा है, उस तरह की बात नहीं है नागार्जुन के पास। नागार्जुन के पास उस करुणा का प्रसार है, यानी एक परंपरा है, उन्होंने लिया है। तो व्यक्तिवादी होना और आत्म परक होना में अंतर है। व्यक्तिवादी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। जैसे आप देख ले कि अज्ञेय का नाम आता है ना, तो उस सब कविताओं में तो एक प्रवृत्ति रही व्यक्तिवादी, तो हमने उसकी पहचान के लिए व्यक्तिवादी कहा। लेकिन व्यक्तिवादी होना ही चाहिए किसी को, इसलिए प्रगतिशील होना चाहिए। प्रगतिवादी कहना ठीक नहीं है, वो तो समझने के लिए आपको है, एक वाद बना दिया गया उस काल को समझने के लिए, न कि आप शील अच्छा है, प्रगतिशील। नागार्जुन प्रगतिवादी कालखंड के कवि थे, प्रगतिशील कवि थे, ये बात होनी चाहिए। तो यही तरह की बात है। अच्छा सवाल था। वहाँ कालिदास सच सच बतलाना तुम रोए आज रोए, तो ये कह रहे। तो भाई यहाँ देखिए इलियट की निर्व्यक्तिकता जो सिद्धांत है, वहाँ देखिए आप देखने को मिलेगा कि निर्व्यक्ति यानी पूछ रहे हैं। वहाँ व्यक्तिवाद बहुत अच्छा अब लग रहा है कि मुझे स्मरण हो रहा है कि, और आपको लगता है उत्तर अच्छा हो जाएगा आपका, कि वहाँ जो है अलग है, वहाँ जो व्यक्तिवाद की जो प्रवृत्ति है अलग है। यहाँ देखिए जब नागार्जुन कह रहे हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, तो ये नहीं कह रहे हैं कि सच सच बतलाओ, नहीं तो हम ऐसी मतलब तुमको ये कर देंगे, ये नहीं है। उसको आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं, इस कविता पर बात होनी चाहिए। यह भी एक नई बात कह रहा हूँ कि उसकी व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए कि वह कालिदास की पीड़ा के साथ हैं नागार्जुन। यह पूछ रहे हैं इसलिए नहीं कि बताओ, नहीं तो ये मतलब पूछ रहे हैं कि कितनी पीड़ा तुमने सही। वो परंपरा ये वाल्मीकि को याद कीजिए, क्रौच पक्षी का जो वध हुआ, वहाँ से एक परंपरा है उसकी और इस तरह की पीड़ा की। तो वो कह रहे हैं कि कितना दुख हुआ होगा, कैसा आह, कवि पंत ने तो लिखा आह से उपजा होगा। तो उसी तरह की देखिए ना आप, आह करुणा पीड़ा, वाल्मीकि से लेके आप, बड़ी परंपरा है ये कविता की। नागार्जुन इसलिए भी तो बड़े कवि थे और कालिदास प्रिय कवि थे उनके। तो यह देखा कि कितनी पीड़ा होगी, आह सच सच बतलाना कालिदास तुम रोए आज, यानी क्या पीड़ा रही होगी। और उसके साथ जो सहानुभूति है, यह कालिदास के साथ सहानुभूति है। इसे ये नहीं देखना चाहिए कि कैसे, किसी ने पूछ दिया था मुझे कभी मतलब इंटरव्यू में, तो मुझे लगा उस समय कि इस विषय से विचार नहीं किया गया है, तो मैंने विचार किया तो मुझे यही लगा
तो यह एक अलग बात है, अच्छी बात है। तो इस तरह से वहाँ अंतर है, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एक तरह से आत्मपरकता है वह तो है। हर प्रवृत्ति मतलब छायावाद में भी आत्मपरकता का तत्व है, और ये नागार्जुन के यहाँ भी है थोड़ी, लेकिन उसका स्वर अलग है। वह याद भी कर रहे हैं तो एक ही साथ दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं ना, यानी पत्नी की भी याद आ रही है, तो आप देखिए गांव की भी याद आ रही है, उनको सिर्फ पत्नी की याद नहीं आ रही है। यह बड़ा कवि होता है कि अपने को याद करते हुए पूरी दुनिया को याद कर ले, अपने को याद करते हुए समाज को याद कर ले, अपने को याद करते हुए देश को याद कर रहा है, और अपने को याद करते हुए एक तरह मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत को उन्होंने याद कर लिया। शायद ही अभी बताएं समकालीन हिंदी कविता कि कोई ऐसा बताएं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी विमर्श हैं वो सब आदिवासी की उन्होंने कितनी अच्छी चर्चा की, मित्र राकेश ने, वो उन्होंने कहा झारखंड पर वह ठिंगना नौजवान कविता है उनकी, वो खड़ा हुआ और बोलने लगा, उस तरह का है वो। तो किस्सा ये आदिवासी पर भी कविता है, बहुत व्यापकता है, जितना आप सुनेंगे इस पर अलग अलग से बात हो सकती है, किसी दिन किसान पर भी बात हो सकती है। तो अलग अलग मुझे लगता है कि बहुत जितनी बातें करें बड़े बड़े लोगों पर, जितने महान रचनाकार हुए हैं, महाकवि हुए हैं जितने, और उस सब पर आप कितनी बात करें कि अंत नहीं होगा, और बात करते रहें। तो और बात करना हमारी परंपरा भी है, करते रहना चाहिए, वाद विवाद और संवाद। चलिए ठीक है। अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी सहपाठी प्रिया सिंह को। ठीक। श्री अमित प्रभाकर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए, अपना इतना कीमती समय निकालकर वो यहाँ हमारे आग्रह पर आए और इतना सुंदर व्याख्यान दिया। इसी के साथ हम आज की इस संगोष्ठी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।